हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो बेटा आप लोग। तो आज हम बेटा सेकंड वीडियो के अंदर आ गए जहां पे हम मनी बैंकिंग का रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही बेटा गोली की रफ्तार से। तो बुलेट वीडियोस आप देख रहे हो जहां पे हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर का। तो आज का चैप्टर है हमारा मनी एंड बैंकिंग। इस तरीके से एक एक चैप्टर हम करके चले जाएंगे बेटा। बहुत जल्दी हमें रिवीजन करना है, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं और खत्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सारे के सारे चैप्टर्स मैंने रॉकस्टार सीरीज के अंदर कराए हैं। आप लाइव सेक्शन के अंदर जाके पूरी रॉकस्टार सीरीज देखिए, वहां पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर हमारा मनी एंड बैंकिंग, 6 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखना। इससे पहले वाला जो चैप्टर था नेशनल इनकम, वो 10 नंबर का चैप्टर है। ये कितने का चैप्टर है? 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला इसके अंदर टॉपिक है बैंकिंग। आपको पता है जो बैंकिंग है वो दो पार्ट में आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। कौन से बैंक्स हो गए? कॉमर्शियल बैंक्स। और दूसरा बेटा कौन सा बैंक हो गया? सेंट्रल बैंक। कौन सा? सेंट्रल बैंक। तो आपको ये दोनों बैंक आज पढ़ने हैं, ठीक है। जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम मनी पे आएंगे, मनी खत्म करेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं जरा बताओ। हम बेटा कॉमर्शियल बैंक को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक आपको जानना पड़ेगा बेटा, कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। आओ जरा बताता हूं मैं। जब भी हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल का मतलब होता है कोई चीज जो बिजनेस करती है। तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक है, ठीक है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसेस लोन फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। ये ऐसी बैंक है जो जनरल पब्लिक से डील करती है, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उनको लोन देती है, ठीक है। अच्छा, इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन है। कौन सा है? क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन को मनी क्रिएशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ जल्दी से? मनी क्रिएशन। याद रखना, क्या बोल सकते हैं? मनी क्रिएशन। अब अगर बात करें मनी क्रिएशन की, तो आपको एक ही बात जान के रखनी है अच्छे से, ठीक है, रिवीजन के अंदर, कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है पीडी। पीडी का मतलब प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR, इनटू 1/LRR। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट आया बेटा 1000 रुपए का, ठीक है, और LRR की वैल्यू चल रही है 10%। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। यानी कहने का मतलब है कॉमर्शियल बैंक के पास अगर 1000 रुपए आए तो वो उससे इकोनॉमी के अंदर 10,000 रुपए का लोन दे सकता है। ये आपको क्रेडिट क्रिएशन पूरा का पूरा पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। तो एक ही फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक के अंदर, क्रेडिट क्रिएशन, और काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात पहले बता दूं, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल बैंक के ऊपर। सेंट्रल बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेंट्रल बैंक के जब फंक्शंस की बात करें तो सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब आओ जरा सबसे पहले आ जाओ। सबसे पहला फंक्शन है बेटा हमारे सामने इशूइंग करेंसी। और जब भी करेंसी की बात करते हैं तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया करेंसी का मतलब होता है नोट्स, पेपर, कॉइन्स नहीं, ठीक है। तो देखो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, याद रखना। सबसे ज्यादा सोल अथॉरिटी सिर्फ किसी के पास है? आरबीआई के पास। इकोनॉमी में सिर्फ करेंसी कौन इशू कर सकता है? आरबीआई। अगर हम में से किसी ने इशू करने की कोशिश करी तो बेटा जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो आरबीआई हैज दी सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी। ये पावर किसने दी? आरबीआई एक्ट ने दी आरबीआई को, ठीक है सर। उसके बाद सर कॉइन्स कौन इशू करता है? बेटा कॉइन्स और 1 रुपी। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप कहां से लोगे? संजीवनी से लोगे, ध्यान रख लेना, ठीक। कॉइन्स, ठीक। और उसके बाद इधर देखो, इसके बाद देखो 1 रुपी। ये दोनों चीजें, कॉइन्स सिक्के और 1 रुपी, देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आरबीआई कौन से सिस्टम पे इशू करती है? एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। याद रखोगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या? कि अगर आपको 200 करोड़ वर्ड्स की, इधर देखो, 200 करोड़ की करेंसी इशू करनी है, तो आपको उसके अंदर 115 करोड़ का गोल्ड एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी बात मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताई है वीडियोस के अंदर। दिस इज अ रिविजनरी वीडियो जहां पे मैं क्विकली आपको सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया इशूइंग करेंसी। उसके बाद आता है बैंकर्स बैंक। बेटा सारी बैंक का बैंकर भी कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है। अच्छा, क्या क्या करता है बेटा? उनको कंट्रोल, गाइड और रेगुलेट करता है। उनके लिए एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक्ट करता है। उनको पैसा लेंड करता है फॉर इन्वेस्टमेंट, काफी सारे काम करता है, ठीक है। तो हम आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। उसके बाद और फंक्शन बेटा सरकार के लिए भी एज अ बैंकर एक्ट करता है। इसको बैंकर टू दी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? बैंकर टू दी गवर्नमेंट। सर क्या क्या काम करता है बेटा? सरकार का कोई डिपॉजिट आना होगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना है, देगा। सर सरकार के बिहाफ पे टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स इकोनॉमी के अंदर इशू करेगा। और बेटा एडवाइस भी करता रहता है सरकार को, तो ये सरकार के लिए एज अ एडवाइजर भी एक्ट करता है, ठीक है। सो उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब कॉमर्शियल बैंक किस में फंस जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर, वर्ड याद कर लो क्या? लिक्विडिटी क्राइसिस।
जब भी कॉमर्शियल बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर फंस जाएंगे एंड अदर इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूजेस टू हेल्प कॉमर्शियल बैंक, देन ओनली आरबीआई हेल्प्स देम टू मीट द डिस्ट्रेस। परेशानियों को मीट करने के लिए सिर्फ आरबीआई उनकी मदद करता है। तो आरबीआई को आखिरी सहारा भी बोला जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सर उसके बाद बेटा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे देश के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज ऑफिशियल, देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज, देश के अंदर जितना भी ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है, ठीक है, उसकी सुपुर्दगी, उसकी बेटा कस्टडी सिर्फ किसके पास है? बेटा आरबीआई के पास। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू मेंटेन द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों करता है? क्योंकि हमें कुछ इंटरनेशनल मॉनेटरी मैटर्स से डील करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट्स रिक्वायरमेंट मीट करना, फॉर एग्जांपल स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऐसी सारी चीजें मीट करने के लिए आरबीआई सिर्फ अपने पास क्या बनाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे देश के अंदर ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को मीट करने के लिए अथॉरिटी सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास। ठीक सर, और क्या करता है? बेटा आरबीआई क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आरबीआई कभी कभार क्या होता है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब एक बैंक का क्लेम दूसरे बैंक पे होता है, चेक के थ्रू जो मीट होना होता है। जब भी कभी एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाता है, कॉमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको क्लियरिंग हाउसेस भेज दिया जाता है, जहां पे 3 दिन का टाइम लगता है क्लियर होने के लिए। आरबीआई इस प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। और जब भी सेटलमेंट होती है तो एक बैंक के सीआरआर में से पैसा निकाल के दूसरे बैंक के सीआरआर में डाल देता है। ध्यान रखना, क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने है दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। कौन सा भाई? क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं ना, ध्यान से सुनना, क्रेडिट कंट्रोल क्या करता है? आरबीआई इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करता है। सुन लेना, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करता है। सर कैसे कंट्रोल करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मॉनेटरी पॉलिसी। सिलेबस में 2 जगह है, मैंने आपको बता रखा था, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर में भी आपको ये पढ़नी है बात। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो उसके अंदर कुछ रेट्स है, अब मैं एक एक करके रेट्स बताऊंगा, जरा ध्यान रखना। ठीक है, पहला क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ये वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पैसा उधार पे देता है, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। इन्फ्लेशन के टाइम इसको बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम इसको कम कर दिया जाता है। याद रखोगे? सर रिवर्स रेपो रेट उल्टा कर दो इसका। इट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लेंड्स मनी टू सेंट्रल बैंक। इसको भी इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम कम कर दिया जाता है। ऐसे याद कर लो इसको जल्दी से, रिविजनरी है या रिविजनरी वीडियोस। उसके बाद सर सीआरआर। सर इट इज द रिजर्व रिक्वायर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन विद सेंट्रल बैंक। ये वो रिजर्व है जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ डिपॉजिट आता है, उसमें से कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व उसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखवाना पड़ता है, उसको सीआरआर बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम इंक्रीज, डिफ्लेशन के टाइम डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट इज द रिजर्व रिक्वायर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन विद इटसेल्फ इन लिक्विड फॉर्म। ये बेटा वो रिजर्व है, जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास कोई डिपॉजिट आएगा, हम लोग पैसा रखवाते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व अपने पास भी रखना पड़ता है। किस फॉर्म में? ध्यान रखना, वर्ड जहां पे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मार्क कर लिया करो। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो इसको इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम कम। अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को अगर मिला दोगे सीआरआर एसएलआर को, तो एलआरआर बन जाएगा। यानी एलआरआर क्या है? सीआरआर प्लस एसएलआर। ये सारे नोट संजीवनी से लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए यही काम आने हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में सेल और परचेज होती रहती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स की, उसी बात को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई बेच देता है कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, और डिफ्लेशन के टाइम वापस रीपर्चेज कर लेता है, खरीद लेता है। अब मार्जिन, इनमें अगर मेरे से पूछो तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट मार्जिनल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन। इधर देखो, ठीक है, वैल्यू लिख रहा हूं इधर आप लोगों के लिए, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस उसके अगेंस्ट जो लोन मिल रहा है आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस है। इन्फ्लेशन के टाइम इसको बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम इसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अब आ जाओ मनी पे जरा जल्दी से। किस पे आ जाते हैं? मनी पे। और मनी से सबसे पहले क्या आ जाता है? बार्टर सिस्टम। खत्म करते हैं इसको, भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर, स्कोरिंग है, 6 नंबर फ्री के हैं ये। बार्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बार्टर सिस्टम बेटा इट इज अ सिस्टम इन विच, देखो लिख रहा हूं इधर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कमोडिटी। ध्यान रखना, ये बेटा ऐसा सिस्टम है जहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? कमोडिटी, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट अब नहीं चलता, खत्म हो गया, कुछ इसकी कमियां थी, डीमेरिट्स थी। पहला डीमेरिट था क्या? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक, हमें वो बंदा ढूंढना पड़ता था जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करा पाए, और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। सर उसके बाद
बेटा उसके बाद लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के अंदर कमोडिटीज की वैल्यू मेजर नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज या कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। गुड्स वर एक्सचेंज इन डिफरेंट टर्म, तो बार्टर सिस्टम के अंदर कमोडिटीज की वैल्यू हम मेजर नहीं कर पाते थे। सर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, सर बार्टर सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कमोडिटी की वैल्यू इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाती थी क्योंकि हमें अपने साथ कमोडिटी को ही रख के घूमना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में कोई ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिशेबल इन नेचर। और लास्ट डेफर्ड पेमेंट, इधर सुन लो, इसको लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे। ठीक है, मुझे लगता है ये बात पता होनी चाहिए। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट किसकी? ऑफ करंट ट्रांजैक्शन। याद रखोगे, फ्यूचर पेमेंट ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस, याद रखना। ठीक है, आज ट्रांजैक्शन हो गई बट पेमेंट हम उसकी कब करते हैं? फ्यूचर में। ऐसी पेमेंट को क्या बोलते हैं? डेफर्ड पेमेंट। ये पॉसिबल नहीं थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ये कमी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? फिर मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी आया, मनी निकल के आया। और मनी क्या है? इधर सुनना मेरी बात को, मनी इज समथिंग और एनीथिंग। देखो समथिंग, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग, कुछ भी है, समथिंग और एनीथिंग। ठीक है, जिसको हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसको हमने क्या मान लिया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिया है। ध्यान रखना, क्या मान लिया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसको हमने बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिया है। ठीक है, यह है मनी। सर मनी के फंक्शंस, जो बार्टर सिस्टम के डीमेरिट थे वो मनी के फंक्शन बन गए। अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग के दो दिख रहे हैं, ये पहले मैं लिख देता हूं, इसको यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, जो मैं लिख रहा हूं बात आपको पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो दो हैं ये प्राइमरी फंक्शंस हैं, याद रखोगे? बताओ, प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के, प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है सर, बाकी के तीन, ये बेटा तीन सेकेंडरी फंक्शंस हैं, सेकेंडरी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आता है एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस, लो सेकेंडरी फंक्शंस, कोई प्रॉब्लम क्या आती नहीं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। अब मैं बोल रहा हूं मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर भी करता है। ठीक है, ये रहा। ठीक, ट्रांसफर भी करता है, स्टोर भी करता है, और इससे हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है बेटा सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो ये क्या? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। एक चीज और ऐड कर दें यहां पे, हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। ठीक है, जो जनरल पब्लिक के पास पैसा होता है, यानी मनी इन सर्कुलेशन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? मनी इन सर्कुलेशन। अब ढंग से सुनना, जब किसी चीज को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, लिखा ना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या होती है? मैंने आपको बताया स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। क्या होती है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, तो सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, तो वो पैसा जो देश के अंदर जनरल पब्लिक लेके घूम रही है, मनी इन सर्कुलेशन है, जिससे पेमेंट हो रही है, वो सारा का सारा सप्लाई ऑफ मनी में आता है। अब इसके कॉम्पोनेंट के अंदर आपको M1 पढ़ना है, ढंग से सुनना, M1 पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो M1 की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक, M1 देखो, जैसे यहाँ तो CBSE के अंदर तो M1 पढ़ रहे हो, CUET के अंदर क्या होता है? आपको सारा पढ़ना है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, वो तो देखो मैं प्रतिज्ञा बैच आ रहा है उसके अंदर तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक, बट यहाँ पे भी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? M1। अब M1 क्या है? CC प्लस DD प्लस OD। CC क्या है? करेंसी एंड कॉइन्स। एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, ध्यान रखना। ठीक, लास्ट टॉपिक है करेंसी एंड कॉइन्स। ये तो आप समझ में होगा, आ गई होगा। करेंसी क्या है? नोट्स होते हैं। ठीक है, कॉइन, सिक्के। सर DD क्या है? बेटा DD ध्यान रखना, नेट डिमांड डिपॉजिट्स है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स, याद रखोगे, अभी समझा रहा हूं। और OD क्या है? अदर डिपॉजिट्स। ये पूरा पेज दूंगा, डोंट वरी। अदर डिपॉजिट्स, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स याद रखना, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, विद RBI है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब मेन बात यहां पे समझनी है, नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब है बेटा इसके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं आते, एक्सक्लूडिंग इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इंटर, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो रिविजनरी वीडियो है, डिटेल में पढ़ना है तो जाके रॉकस्टार सीरीज पे घुस जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंटर बैंकिंग क्लेम्स मैं आई बटन में लगवा दूंगा। ठीक है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होते हैं? एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास रखा हुआ होता है, सिर्फ उसको इंक्लूड नहीं करोगे। सिर्फ वो पैसा जो जनरल पब्लिक का है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही था जो जनरल पब्लिक के पास पैसा है, तो किसी बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास रखा उसको हटा दो, एक्सक्लूडिंग इंटर बैंकिंग क्लेम्स। और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI के पास जो आपके डिपॉजिट्स रखे हुए हैं। ये था हमारा बेटा मनी एंड बैंकिंग का सुपर फास्ट
लाइटनिंग फास्ट स्पीड की तरह मनी एंड बैंकिंग का रिवीजन। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगे। इसको लास्ट मोमेंट पे भी देख सकते हो, आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस तरीके की वीडियो मैं सारी लाने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स की बैक टू बैक। तो लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ठीक है। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगे और कमेंट जरूर करो, जब वीडियो देख लिया करो कमेंट जरूर करा करो वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।